साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल रिपीटेड देखने को मिलते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, ये बेसिकली आपका एक मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि आपका कितना सवाल सही होता है। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो देखिए पहला सवाल क्या है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो क्या हो जाएगा सवाल का सही आंसर, एनक्रमा या जनरल पिनासे या नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन। क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला हो जाएगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। 2 नंबर का सवाल है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। 1947, 1948, 1949 या 1950। तो बताइए कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। वहीं अगर पूछे कि बांग्लादेश बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, तो ये हो जाएगा 1971। कब हुआ था, 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। वहीं अगर सिंगापुर के बारे में आपको पूछ लें कि सिंगापुर कब आजाद हुआ था, तो ये 1965 में आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था, 1965 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी या जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड। चलिए वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1980 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, मकान कर, आयकर, जल कर या शौचालय कर। बताइएगा क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो देखिए क्या क्या बोला है कि नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, आयकर। ठीक है, आयकर जो है ये केंद्र सरकार लेती है। कौन लेती है, केंद्र सरकार लेती है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा आयकर जो है नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है, बल्कि ये कहाँ से आय आय इसका कहाँ से होता है, मकान कर से, जल कर से और वहीं शौचालय कर से। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल में पूछा है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, तो पंचायत का क्या बोला है, व्यवस्थापिका बोला है, तो हो जाएगा ग्राम सभा। क्या हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। कौन होता है, मुखिया होता है। ठीक है, वहीं अगर ग्राम कचहरी का पूछ ले कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो हो जाएगा सरपंच। क्या हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल में है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर में, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। देखिए स्थानीय स्वशासन का दूसरा नाम है क्या, पंचायती राज। क्या नाम है, पंचायती राज नाम है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज भी कहा जाता है और ये संविधान के अनुच्छेद 40 में है। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, और पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान राज्य से हुई थी। कहाँ से हुई थी, राजस्थान राज्य से हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्राम कचहरी है, तो ग्राम कचहरी में कौन से मामले सुलझाए जाएंगे, तो छोटे मामले। छोटे मामलों को दीवानी मामला कहा जाता है। वहीं जो बड़े मामले होते हैं, जो बड़े दंगे फसाद होते हैं, उन्हें फौजदारी मामला कहा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, दीवानी मामले हो जाएगा। यानी ग्राम कचहरी में दीवानी मामलों को सुलझाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है
कि निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल या संविधान? तो देखिए लोकतंत्र का प्राण कहा है तो हो जाएगा राजनीतिक दल। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर संविधान का आत्मा, संविधान की आत्मा अगर कहा जाए तो वो कौन हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर में कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, 1964, 1984 या 1999? तो देखिए क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या होगल? तो क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? तो हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ही लोकतंत्र के बारे में एक अच्छा कथन दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था? तो बताइएगा कौन सा शासन प्रणाली भारत में है? तो देखिए क्या हो जाएगा? संसदीय व्यवस्था हो जाएगा। कैसी व्यवस्था है भारत में? संसदीय व्यवस्था है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि संसद में कितने अंग हैं? तो संसद के कुल 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिला के संसद के अंग माने जाते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो इसमें 2 सदन होते हैं। एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। वहीं जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल में कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? ठीक है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? बताइएगा, 16, 18, 21 या 25? तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या चुनौती है? अफसरशाही और शिक्षा, जातिवाद या इनमें सभी? तो देखिए यहाँ पे हम जो सारा पॉइंट देख रहे हैं इनमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोकतंत्र की सफलता के लिए एक चुनौती है। ठीक है, चुनौती है। देखिए गाइज आप लोग खुद से जवाब देते चलिएगा आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप अपनी जांच करते चलिए कि आपका तैयारी कितना हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि भारत के में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975, 1980, 1985 या 1990? आपको बता दें कि भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कितना बार? 3 बार लगा है। एक लगा है 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा लगा है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में। ठीक है, और तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था 1975 में लगा था भारत के आंतरिक कारणों के कारण। ठीक है, 1975 में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हो जाएगा 1975 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1975 हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां सवाल है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? अगर सुनामी से प्रभावित है तो मकान का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्रों में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में आती है। यानी समुद्री के तली में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो सुनामी से हमें घरों को बचाने के लिए इसका निर्माण कहाँ कराना चाहिए? सागर तट से दूर कराना चाहिए। कहाँ कराना चाहिए? सागर तट से दूर कराना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल है कि सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव या मिट्टी का क्षय या मिट्टी की लवणता? क्या हो जाएगा सुखाड़ का कारण? बताइए आप लोग। तो देखिए जल का अभाव, जल का अभाव ही क्या होता है? सुखाड़ का मेन रीजन होता है। ठीक है, मेन कारण है जल का अभाव, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। एग्जाम डेट और उस सबसे मतलब नहीं रखिएगा क्योंकि एग्जाम डेट आ ही जाना है कभी ना कभी। तो आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन या रेडियो?
तो देखिए अभी के ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो मोबाइल है, लेकिन मोबाइल ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन जो है वो सबसे लोकप्रिय साधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, या नदी तल पर मलों का निक्षेपण, या वर्षा की अधिकता, या इनमें सभी? क्या हो जाएगा? तो देखिए बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है, वर्षा की अधिकता होता है। क्या होता है, वर्षा की अधिकता, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा अधिक होने से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और उसी बाढ़ से बिहार में, उत्तरी बिहार में काफी ज्यादा तबाही मचाती है। कौन नदी? कोसी नदी मचाती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वहीं जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, या आयताकार? देखिए जहां सबसे अधिक भूकंप आता है ऐसी जगहों में भवन कैसे बनाने चाहिए? तो आयताकार बनाने चाहिए। कैसे बनाने चाहिए? आयताकार, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग बताइएगा कि भूकंप के आने के आधार पर, यानी भूकंप की तीव्रता के आधार पर यहाँ पे जगहों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, कितने क्षेत्रों में भूकंप के जोनों को बांटा गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल में है कि भारत में सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, या महाराष्ट्र? देखिए लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा है लौह इस्पात का। वहीं उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उड़ीसा ही है। ठीक है, वहीं झारखंड जो है ये कोयले के उत्पादन में भारत में सबसे आगे है। कोयले के उत्पादन में झारखंड सबसे आगे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, या लो अयस्क? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर, यानी ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 15, 16, 18, या 20? क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? बताइए आप लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 तेल परिष्करण केंद्र जो है वो भारत में सार्वजनिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 24 नंबर सवाल है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, दामोदर, या सतलज? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, और ये भारत की सबसे लंबी बांध है। सबसे लंबी बांध कौन सी है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, और ये महानदी पर स्थित है। और पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 25 नंबर में कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो जीव जंतुओं के मरने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष की अवधि में उनके जो अवशेष बचे होते हैं उन्हें हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या इनमें सभी? क्या हो जाएगा? तो जीवाश्म ईंधन जो है इनमें सभी हो जाएगा। इनमें सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलपक्कम, कैगा, नरोड़ा, या तारापुर? तो देखिए भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो है वो कहाँ है? तो तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर। और तारापुर किस राज्य में है? सॉरी किस शहर में है? तो ये किस राज्य में है? तो पूछ लेगा तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल में कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण, ठीक है, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या मणिपुर? तो देखिए अगर मणिकरण है तो इससे ये मत समझ जाइएगा कि मणिपुर होगा। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ठीक है, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग, या सूती वस्त्र उद्योग? तो देखिए सिंदरी जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किस उद्योग के लिए? उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? चितरंजन लोकोमोटिव, जमालपुर रेल वर्कशॉप, या नागपुर रेल वर्कशॉप, या अमृतसर रेलवे वर्कशॉप? तो क्या हो जाएगा?
सबसे पुराना बोला है एशिया का, तो क्या हो जाएगा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल में है कि सिलिकन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी सिलिकन सिटी किसे कहा जाता है। ठीक है, हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना या अहमदाबाद। तो क्या हो जाएगा, सिलिकन सिटी जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ आईटी यानी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे उद्योग जो हैं स्थापित हैं बेंगलुरु में, तो इसलिए इसे सिलिकन शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल में कि मंदार हिल पहाड़ी किस राज्य में है, यानी मंदार पहाड़ी किस राज्य में है, मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर। क्या हो जाएगा बोलिए। तो देखिए मंदार पहाड़ी जो है वो बांका जिले में, किस जिले में है, बांका जिले में है। वहीं मुंगेर में क्या है, तो मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में या इनमें कोई नहीं। तो देखिए सासाराम नगर का विकास कब हुआ, तो हो जाएगा मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था, मध्य युग में हुआ था। यानी सासाराम नगर में जो शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनवाया था, क्या बनाया था, मकबरा। शेरशाह सूरी ने क्या किया था, सासाराम में अपना मकबरा बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक है सदिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक या कोल्लम से कोट्टापुरम तक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में बहुत सारे जलमार्ग हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है 1, 2, 3 और 4, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कहाँ से, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, तो हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 2 है इसका विस्तार है सदिया से धुबरी तक। कहाँ तक, सदिया से धुबरी तक। ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। और इलाहाबाद से हल्दिया तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है ये गंगा नदी पर है। ये किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। वहीं जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो ये है कोल्लम से कोट्टापुरम तक। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है ये सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, सॉरी सबसे लंबा क्या है, जलमार्ग है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग या चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो देखिए क्या हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग की अगर बात करें कि उपभोक्ता जो है क्या करता है, यानी जो ज्यादा चीजें उपभोक्ता यूज करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा। कौन सा उद्योग, चीनी उद्योग का जो संबंध है वो हर घर से है, यानी चीनी हर घर में यूज होता है, तो ये उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल में कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या गुजरात। क्या हो जाएगा, तो गौ से गिर है तो गौ से गुजरात हो जाएगा, गौ से गुजरात, ये आपको याद रखना है। वहीं असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो मेन है, एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा है काजीरंगा। दूसरा क्या है, काजीरंगा है। ठीक है, काजीरंगा, ये दोनों कहाँ है, असम में है। वहीं भारत में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, बिहार में है, और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में। ठीक है, चलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर में है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, आपको बता दें कि कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे, 3। एक हुआ था 1992 ईस्वी में, और दूसरा जो हुआ था उसके 5 साल बाद हुआ था 1997 ईस्वी में, और तीसरा जो हुआ था इसके 5 साल बाद 2002 में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रखिएगा, तो रेडियो न्यूज, इसका एक ट्रिक क्या है, रेडियो न्यूज है, इसका एक ट्रिक है। ठीक है, रेडियो से याद रखिएगा रियो डी जेनेरो, यानी सबसे पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। और न्यू से याद रखिएगा न्यूयॉर्क। दूसरा जो हुआ था यानी 1997 में, ये कहाँ कब हुआ था, 1997 में हुआ था और न्यूयॉर्क में हुआ था। और जो 2002 में हुआ था वो जो से क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग हो जाएगा। यानी जो तीसरा हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो यहाँ आपको पूछा कि प्रथम कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। ठीक है, गेहूं, चना, मटर या कपास।
तो देखिए खरीफ फसल क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा, ठीक है। कपास खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कपास की जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी को दूसरा नाम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो गेहूं, चना और मटर है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। किस फसल के अंतर्गत, रबी फसल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या दादा भाई नौरोजी या लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए ऐसा किसने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था, नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की जो बांधे हैं ये भारत का मंदिर है। क्या है, मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो देखिए मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा भारत में, तो भारत में एकमात्र जो राज्य है वहां पे मरुस्थल पाया जाता है वो है राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में ही मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस सेशन का अंतिम सवाल है 40वां सवाल कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो सबसे छोटा जो रेलवे क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है। उत्तर पूर्वी जो रेलवे है ये भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। वहीं अगर पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र तो वो हो जाएगा उत्तर रेलवे। क्या हो जाएगा, उत्तर रेलवे हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी रेलवे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 40 सवाल को देखा और 40 में से कितने सवालों को आपने खुद से हल कर पाया, ठीक है। आप वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितना स्कोर आप कर पाए, ठीक है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और भी वीडियोज़ इस चैनल में डली हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।